बच्चों, अब हम पढ़ेंगे राजपूतों की असफलता के कारण। हमने अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय का अध्ययन किया। तत्पश्चात हमने दक्षिण भारत की विजय का उल्लेख किया। हमने देखा कि राजपूत शासक, सबसे पहले हमने देखा रणथंभौर का शासक, फिर हमने देखा गुजरात, फिर हमने देखा चित्तौड़, शिवाना, जालोर के शासकों द्वारा यद्यपि वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा गया, इसके बावजूद राजपूत पराजित हुए। दक्षिण भारत में हमने देखा किस तरह शासकों ने मुस्लिम शासन व्यवस्था से अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, उसके बावजूद राजपूत असफल क्यों रहे। ये तथ्य वास्तव में आश्चर्यजनक ही है कि उजाड़ और निर्धन प्रदेशों से आने वाले आक्रांता तुर्क मुसलमान भारत में युद्ध प्रिय, पराक्रमी, वीर और शक्तिशाली राजपूत शक्ति को परास्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल रहे। इसके कई कारण हैं, जिसमें प्रमुख है राजपूतों के पास स्थायी सेना का अभाव। राजपूत नरेश अपने सैनिक संगठन को सुदृढ़ बनाने वो स्थायी और नियमित सेना में रुचि नहीं लेते थे। सामंतों से एकत्र सेना में राजा के प्रति वांछित स्वामी भक्ति नहीं होती थी। समान कौशल और अनुशासन का अभाव होता था। वो एक निश्चित रण प्रणाली से युद्ध नहीं करते थे। दूसरा कारण है मुस्लिम सेना की श्रेष्ठता। तुर्कों के सेना में अधिकांश बहुतायत से अश्वारोही रहते थे। उनके घोड़े और घुड़सवार दोनों ही अपेक्षाकृत अधिक बलवान होते थे। इसके विपरीत राजपूतों में पैदल सैनिकों की संख्या अधिक होती थी और गतिशीलता पैतरेबाजी में घुड़सवारों का सामना नहीं कर सकती थी। इसके अतिरिक्त राजपूत सेना में हाथियों का प्रयोग अधिक होता था। जब सामने वाली सेना हाथियों पर तीरंदाजी करती थी तो वो हाथी पीछे मुड़ के अपनी सेना को ही कुचलते थे। तीसरा कारण माना जाता है गुप्तचर व्यवस्था की कमी। राजपूतों की गुप्तचर व्यवस्था इतनी निकम्मी थी कि वो देशी आक्रमणकारियों की सैनिक तैयारियों का प्राय कोई पता नहीं चल पाता था। अनेक बार राजपूतों को मुसलमानों के अचानक आक्रमण से चकित और हतप्रभ होकर निर्बल स्थिति में उनका सामना करना पड़ता था। सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा के प्रति उदासीनता। राजपूतों की पराजय का यह भी कारण था। परिणाम स्वरूप तुर्क आक्रमणकारी उत्तर पश्चिम द्वारों से प्रवेश कर उनके प्रदेशों पर अधिकार करते रहे। भारतीय शासकों ने इन तुर्क आक्रमणकारियों को संगठित होकर रोकने का प्रयास नहीं किया। राजपूत शासकों में एकता का अभाव। सम्राट हर्षवर्धन के बाद सार्वभौम सत्ता का अंत हो गया। देश छोटे छोटे अनेक राज्यों में विभक्त हो गया। आपसी संघर्ष में शक्ति नष्ट हो गई। प्रत्येक राजा को अकेले ही युद्ध करना पड़ता था, मानो वो केवल अपने और अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा है, संपूर्ण राष्ट्र के लिए नहीं। राष्ट्रीय उत्साह का अभाव। अरबों की सिंध विजय के बाद भारत 300 वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रहा। इसमें भारतीय राजपूत नरेशों और भारतीय जनता ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कोई उपाय नहीं रखा। इसका कारण राष्ट्रीय जागृति व उत्साह का अभाव था। मिथ्या भावना, युद्ध करना हमारा कर्तव्य नहीं है। राजपूतों की सामंती प्रथा।
राजपूतों की सामंती प्रथा ने भारत को पतन के अंतिम अवस्था पर पहुंचा दिया। प्रत्येक सामंत अपने कुल और जागीर का स्वामी होता था। रक्षा और सम्मान में वृद्धि करना अपना कर्तव्य समझता था। परिणाम स्वरूप राजपूतों में परस्पर प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। राजपूतों की त्रुटिपूर्ण शासन व्यवस्था, वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली का प्रचलन था। वे प्राय ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही उच्च पदों पर नियुक्त करते थे। साधारण जनता को शासन में हाथ बटाने का अधिकार नहीं था और न ही युद्ध में भाग लेने का। संकीर्ण सामाजिक भावना, जाति व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, स्त्रियों की हीन दशा के कारण भारतीय समाज पतनशील हुआ। राजपूत भी अनेक उपजातियों में विभाजित थे। उनमें अपने वंश गौरव का अत्यधिक मोह था। यद्यपि देश की सुरक्षा का समस्त भार केवल राजपूतों पर ही था, परंतु ये तथ्य भली भांति जानते हुए भी समस्त राजपूत एक मंच पर संगठित नहीं थे। जात पात के भेदभाव के कारण हिंदू जनता का एक बड़ा भाग अपनी सामाजिक स्थिति से असंतुष्ट था, देश की राजनीति के प्रति उदासीन था। राजपूतों के चारित्रिक दोष, हमने देखा राजपूतों में वंश मर्यादा की आड़ में अत्यंत अहंकारी हो जाते थे। ये लोग नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन करते थे। विलासिता, बहुविवाह, जुआ खेलना इनके रक्त में शामिल थे। विदेशी संपर्क का बहिष्कार इसलिए करते थे क्योंकि ये अपने आप को जगत में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इसका परिणाम सांस्कृतिक पतन के रूप में सामने आया। फिर हम देखते हैं तुर्कों में धार्मिक जोश होना। जितने भी तुर्क आक्रांता आए, उनका एक नारा रहा या उन्होंने जिस बल पर हिंदुस्तान पे राज्य किया, इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए सर्वस्व बलिदान। दृढ़ धारणा थी कि जिहाद और इस्लाम धर्म के प्रसार से पुण्य और प्राण त्यागने में स्वर्ग प्राप्त होगा। यदि वे भारत में इसके लिए युद्ध करके विजयी हुए तो अतुल संपत्ति और राज्य प्राप्त होगा। आर्थिक कारण, तुर्क आक्रमण के समय भारत के राज्य, परिवार व मंदिर अतुल धन संपत्ति और वैभव के केंद्र थे। इस आर्थिक संपन्नता ने भारतीयों को विलासी, निष्क्रिय और संतुष्ट बनाया। वैभव केंद्रों की रक्षार्थ भी प्रयत्न नहीं किया। इसके विपरीत तुर्क सैनिकों ने इस संपत्ति और वैभव को नष्ट करने और जीतने का अत्यधिक आकर्षण और जोश था। मंदिरों की लूट से आर्थिक स्रोतों का विकास, जबकि हिंदुओं के आर्थिक हित समाप्त हो गए। उच्च कोटि के तुर्क सेनानायक, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक उच्च कोटि के सेनानायक थे। उनको विभिन्न रण क्षेत्रों का अनुभव का मौका और नेतृत्व के गुण उनमें जन्मजात थे। भारतीय शासकों में जयपाल, पृथ्वीराज, जयचंद आदि भी कुशल सेनापति थे, पर तुलनात्मक दृष्टि से वे तुर्क विजेताओं के समान अनुभवी और दूरदर्शी नहीं थे। उनमें कूटनीति और रण कौशल का अभाव था। इन सब कारणों से स्पष्ट होता है कि राजपूतों की असफलता का कोई एक कारण या परिस्थिति उत्तरदायी नहीं है। इनमें कुछ प्रमुख और गौण कारण रहे हैं जिसके कारण तुर्कों को राजपूतों के विरुद्ध सफलता नहीं मिली। तुर्कों को राजपूतों के विरुद्ध सफलता मिली और राजपूतों की असफलता के कारण ये रहे।